हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल इकाई का जो चौथा चैप्टर है कृषि, इसका अध्ययन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को फटाफट शेयर कर दें अपने मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कृषि। तो कृषि को आइए पढ़ते हैं। कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एग्रीकल्चर। एग्री का मतलब होता है भूमि, और कल्चर का मतलब होता है खेती। तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको हम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला पॉइंट है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। यूँ कहें हम कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी यानी भारत की 2/3 जनसंख्या, लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगी हुई है, संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया जो हमारे लिए अधिकांशतः खाद्यान्न उत्पन्न करती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है खाद्यान्न उत्पन्न करना। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जिसमें चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, इनका निर्यात भी किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो जो बच्चे जानते हों ऐसे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, ऐसे उद्योगों के नाम बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे उद्योग जो पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर करते हैं या जिनको कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है, उनमें प्रमुख रूप से आता है शुगर मिल यानी चीनी उद्योग, जिसको हम चीनी उद्योग कहते हैं। दूसरा आता है सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद आता है जूट या पटसन उद्योग। इसके बाद आता है सूती वस्त्र उद्योग। इसके अलावा आप देख सकते हैं राइस मिल, फ्लोर मिल, ये इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन उद्योगों को जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो इन्हीं से, कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र कपड़े बनाने के लिए कपास कच्चा माल है, और कपास कहाँ प्राप्त होती है, कहाँ से बनती है? कृषि से उत्पन्न होती है। और जूट भी कृषि से पैदा होता है, जिससे टाट के फट्टे बनाए जाते हैं, बोरियां बनाई जाती हैं, रस्सी बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा शुगर मिल यानी शुगर से चीनी मिल जिसको कहते हैं। चीनी जो है गन्ने से बनती है, और गन्ना कहाँ उत्पादित होता है? कृषि में। तो इन सभी उद्योगों जो है कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। तो ये कृषि पर आधारित कुछ उद्योग हैं जिनकी चर्चा मैंने आपसे की है। अब आता है कृषि के प्रकार यानी कृषि कितने प्रकार से की जाती है। आपने देखा होगा प्रारंभिक काल में, यानी आदिकाल जो नप्पाषाण काल था,
जो पाषाण काल था जिसको 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। खेती की शुरुआत जो है नव पाषाण काल से हुई है। प्रारंभ में खेती जो है कुछ ही सीमित क्षेत्र में की जाती थी और खेती करने की जो तरीका था वो परंपरागत था। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ है वैसे वैसे कृषि के में भी परिवर्तन आया है, कृषि करने में भी परिवर्तन आया है। आइए पढ़ के समझते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि क्या? हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया। किस प्रकार की क्रिया है? आर्थिक। ध्यान रखना बच्चों, कैसी क्रिया ये आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों? क्योंकि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिससे कुछ धनार्जन प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। ऐसी क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी जिसको हम तकनीकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी शुरू से जब कृषि की जाती थी परंपरागत रूप से लकड़ी के हल से की जाती थी, बैलों से की जाती थी। बाद में इसमें जो परिवर्तन हुए तो परिवर्तन के कारण जो आज जो है नवीन विधियों से, नवीन कृषि यंत्रों से, नवीन टेक्नोलॉजी से जो है कृषि कार्य किया जाता है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जो जीवन निर्वाह खेती है से लेकर के वाणिज्यिक खेती तक कृषि के कई प्रकार हैं। यानी यहाँ पर खेती के प्रकारों की बात की गई है। खेती कई प्रकार से की जाती है, कई प्रकार की होती है, इसका वर्णन हम आगे करेंगे। इसमें 2 प्रकार के यहाँ पर कृषि बताई गई है। पहले इसके 4-5 प्रकार होते हैं। पहला है जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से कृषि तंत्र पाए जाते हैं आइए समझते हैं। जो पहला कृषि का प्रकार दिया गया वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, या जिसको हम जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यानी जो जीविकापार्जन कृषि होती है या जीवन निर्वाह कृषि होती है, ये कृषि जो है भूमि के छोटे से टुकड़े में की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों यानी लकड़ी के हल से और ढाओ और खुदाई करने वाली छड़ी जिसे हम कुदाल कहते हैं तथा परिवार अथवा समुदाय के श्रम की सहायता से की जाती है। तो इसमें अधिक लोग नहीं होते, परिवार के लोगों के माध्यम से ही कृषि कार्य किया जाता है। और कृषि में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं वो परंपरागत होते हैं, यानी लकड़ी के हल से और बैलों के माध्यम से और कुदाल के माध्यम से जो है खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि जो होती है, इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी मानसून अच्छा है तो कृषि अच्छी हो जाएगी, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है प्राकृतिक रूप से जो उर्वरा शक्ति उर्वर है तो फसल अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं अगर कृषि के अनुकूल हैं तो कृषि अच्छी हो जाएगी। और यह कृषि जो जीविकोपार्जन कृषि है या जीवन निर्वाह कृषि है, इस कृषि को जो है कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली, दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या होता है बच्चों? जलना या जलाना। तो इस खेती में क्या होता है? कर्तन दहन प्रणाली। किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। इस प्रकार की खेती जो है आदिवासियों के द्वारा की जाती है। जो जंगल के किनारे लोग रहते हैं वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है। यानी जंगलों वनों को काट करके, लकड़ियों पेड़ पौधों को काट करके उनको जला करके, ठीक है, उस भूमि को, उस राख को जो है उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है और खेती की जाती है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी वहाँ से अलग हटके चले जाते हैं। मान लीजिए इस खेत में यहाँ पर खेती की गई, अगर यहाँ की भूमि जो है अनुपजाऊ होगी 1-2 साल में, तो इस भूमि के टुकड़े को छोड़ करके वे दूसरे जगह जाएंगे और वहाँ पर जंगल को साफ करेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। या यहाँ की भूमि जब अनुपजाऊ हो जाएगी तो इस स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। इसी प्रकार जो स्थान बदलता रहता है इनका, तो इसी प्रकार से इस कर्तन दहन प्रणाली को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित
कृषि भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है झूम खेती या झूम कृषि। इसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। इस प्रकार कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और चूंकि किसान उर्वर तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब ऐसी कृषि को हर प्रदेश में और हर देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं कहाँ पर इस प्रकार की खेती को किस नाम से जानते हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है बच्चों, इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखना है। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों यानी जो उत्तर भारत के उत्तर और पूर्व में जो राज्य हैं, जिसमें असम है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड है, में इसे झूम कहा जाता है। में इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन प्रणाली से की जाने वाली कृषि को हम झूम खेती कहा जाता है। तो इन्हें ध्यान रखना है। उत्तर पूर्वी राज्यों, जिनमें राज्यों के नाम भी ध्यान रखने हैं, इन राज्यों में इस खेती को झूम खेती कहा जाता है। इसके अलावा मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं। मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, वहाँ पर इस प्रकार की खेती को हम झूम खेती कहते हैं। वहीं मणिपुर में इस खेती को हम पामलू कहते हैं। और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इस खेती को जो है दीपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। इस खेती को दीपा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप नोट करके रख लें और ध्यान रखें कि पूर्वोत्तर भारत में की जाने वाली खेती को किस नाम से जाना जाता है और ये किस राज्य में होती है। राज्यों के भी नाम ध्यान रखना बच्चों। इन राज्यों में जो इस प्रकार की खेती होती है उनको झूम खेती कहते हैं। और मणिपुर में जो खेती होती है उसको हम पामलू कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में होती है उसको हम दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। अब झूम खेती यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये तो भारत की बात हो गई। अब विश्व में इसे किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, यानी मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कुनोको, ब्राज़ील में इसे रोका और मध्य अफ्रीका में इसे मसोले नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसे लदांग और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि को भिन्न भिन्न प्रदेशों, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखना, किस क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जानी जाती है। आंध्र प्रदेश में कोडू के नाम से जानी जाती है, पेंडा के नाम से जानी जाती है। ओडिशा में पामा डाबी के नाम से या कोमान या बरिंगा के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे बालरे या बाल्टरे और हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल और झारखंड में कुरुबा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम खेती कहते हैं। यानी उत्तर पूर्वी जो प्रदेश हैं उनमें झूम खेती इसका नाम है और बाकी अन्य प्रदेशों में ये नाम है। तो यहाँ से बच्चों विशेष ध्यानपूर्वक आपको ध्यान में रखना है किस प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर आप ये चित्र स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जंगल हैं, इन जंगलों को काटकर ये यहाँ पर काटा और इसको यहाँ पर जला दिया और यहाँ पर खेती कुछ समय तक। इसके बाद भूमि अनुपजाऊ हो गई तो दूसरी जगह पर जंगलों को काटा और खेती की। इसी प्रकार तीसरे प्रकार इसी प्रकार ये इतने प्रकार से खेती की जाती है। जंगलों को काट करके लकड़ियाँ जला करके यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये इस प्रकार की खेती को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव पाया जाता है।
क्योंकि रोज़गार अधिक, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और अधिक लोग हैं, लेकिन खेती जो है, कृषि जो है वो सीमित क्षेत्र में है। तो उस सीमित क्षेत्र से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। तो इस जब सीमित क्षेत्र में लोग अधिक उत्पादन करने का जो प्रयास करते हैं तो ऐसी खेती को हम गहन कृषि कहते हैं। क्या किस कृषि के नाम से जाना जाता है? गहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, यानी इसी भूमि पर अधिक श्रम, अधिक पूंजी लगाकर अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। एक से अधिक फसलें उगाकर अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को जो गहन कृषि के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों। जो वाणिज्यिक कृषि की जाती है वो मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य से कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब है व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि। तो इसमें आधुनिक निवेश किए जाते हैं। किस प्रकार से? अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से जो पैदावार होती है वो अधिकतम प्राप्त होती है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, जो कि हरियाणा पंजाब में चावल जो की फसल पैदा की जाती है, धान यानी फसल पैदा की जाती है, वो व्यापार करने के उद्देश्य से पैदा की जाती है। परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। लेकिन उड़ीसा में चावल पैदा किया जाता है वो केवल जीविकोपार्जन के लिए ही पैदा किया जाता है। किसी प्रदेश में वाणिज्यिक कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है और किसी प्रदेश में वाणिज्यिक कृषि जीविकोपार्जन के लिए की जाती है। तो ध्यान में रखना कि किस प्रदेश में चावल की खेती या चावल की फसल जीविका फसल है, तो हमारा उत्तर होगा उड़ीसा में। ठीक है बच्चों। और अगला प्रकार है ये, चूँकि ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जिसको हम रोपण कृषि के नाम से जाने जाते हैं। रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। ये भी एक प्रकार की क्या होती है? वाणिज्यिक खेती होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। खेत बहुत विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और उसमें एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। जो कि इसमें अधिक पूंजी यानी अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और इससे जो प्राप्त माल होता है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। चली गई। तो देखिए भारत में कौन कौन सी रोपण फसलें हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है। यह फसल का नाम दे दिया जाएगा कि ये किस प्रकार की फसल है। तो देखिए बच्चों, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें ये रोपण फसलों के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला ये रोपण फसल के अंतर्गत शामिल की जाती है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपको इस पाठ से देखने को अवश्य मिलेंगे और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना, नोट करके रखना और याद करना कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला ये वाणिज्यिक फसलें तो हैं ही, लेकिन रोपण फसलें हैं। ठीक है, ये रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय की खेती की जाती है। सर्वाधिक मात्रा में चाय होती है वो किस प्रदेश में की जाती है? असम में की जाती है और उत्तरी बंगाल में यानी बंगाल के उत्तरी भाग में की जाती है, जिसमें जो है दार्जिलिंग आ जाता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि चाय के उत्पादन का बंगाल में प्रथम स्थान पर है। लेकिन राज्य की बात करें तो प्रथम स्थान पर असम है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो असम और उत्तरी बंगाल में चाय सर्वाधिक मात्रा में चाय की खेती की जाती है। कर्नाटक में कॉफ़ी
की खेती जो है सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। काफ़ी उत्पादक प्रथम राज्य कर्नाटक है। वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। क्योंकि रोपण जो फसलें होती हैं, कृषि होती है, उसमें जो उत्पादन होता है वो बिक्री के लिए होता है। इसमें किसान इस उत्पादन को अपने घर में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। घर में स्टोर करके रखेंगे वो खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी रोपण फसलें हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला। देखिए केले की खेती यहाँ पर दिखाई गई है। भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि, देखो केले की खेती जो की जाती है यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया था बच्चों। जो दूसरे प्रकार की खेती है, तीसरे प्रकार की खेती है, वो है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। एक होता है जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है, ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और दूसरे प्रकार की होती है गहन जीविका कृषि। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये खेती उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, यानी भूमि कम है और जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है। यह श्रम गहन खेती है, इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी रासायनिक निवेशों, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई के उत्तम साधनों का प्रयोग किया जाता है उस सीमित क्षेत्र में, सीमित भूमि के टुकड़े पर, जिससे उत्पादन अधिक हो सके। तो इस प्रकार की कृषि को हम गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। देखिए ये उत्तर पूर्व में बांस की खेती है बच्चों। ये बांस की खेती की जा रही है। देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये बांस लगे हैं उत्तर पूर्वी भारत में, जिसमें असम में सबसे ज़्यादा बांस की खेती की जाती है। देखिए ये लगे हैं। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधनों में संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसके लिए? जो रोपण फसलें होती हैं, अभी रोपण फसलों की बात कर रहे थे, इसमें चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, केला है, रबड़ है। तो इसके लिए परिवहन और संचार के साधनों से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते, ताकि जो कच्चा माल है वो उद्योगों को तो शीघ्रतम पहुँच सके, खराब ना हो सके। ये तो थे कृषि के प्रकार। तो कृषि कितने प्रकार की होती है? एक होती है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, दूसरी होती है गहन जीविका कृषि, तीसरी होती है वाणिज्यिक कृषि, चौथी होती है रोपण कृषि। ठीक है। और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत कर्तन देहन प्रणाली, जिसको झूम खेती या स्थानांतरित कृषि, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में और प्रदेशों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब आ जाता है अगला पॉइंट, हमारा आता है सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप। देखिए, आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। आप जानते हो भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो विविधताओं से भरा हुआ है, क्योंकि भारत में संस्कृतियाँ, अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है, यानी दिखाई देता है। अगर ये विभिन्नता है, ये कृषि की कार्य प्रणालियों में, कृषि की विधियों में और सस्य प्रारूपों में हमें इस पर रूप से परिलक्षित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न, जो देश में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें खाद्यान्न, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। हर प्रकार की खेती की जाती है, हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती हैं और अखाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती हैं, जो खाने योग्य नहीं होती हैं सीधे। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं? 3 शस्य ऋतुएं हैं, जो इस प्रकार की हैं। शस्य माने होता है बे ऋतुएं नहीं है, इसमें मौसम वाली ऋतु नहीं है, यहाँ पर फसलों वाली ऋतुओं से मतलब है। शस्य माने होता है हरी भरी, और फसलों की ऋतुओं से संबंधित यहाँ पर।
तो 3 प्रकार की शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। कौन सी है? रबी, खरीफ और जायद। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, रबी की फसलों के बारे में पढ़ते हैं। रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। यानी जो रबी की फसलें हैं, यानी रबी की फसलों को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब ठंड शुरू होती है, ठंड की शुरुआत हो जाती है, तो ठंड की शुरुआत में या ठंड में जो फसलें बोई जाती हैं, शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं, ऐसी फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। कि कौन सी फसल कहते हैं? रबी की फसलें कहते हैं। जो फसलें ठंड की शुरुआत में या शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं या जाड़ों में जो फसलें बोई जाती हैं, ऐसी फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। और रबी की फसल की बुवाई जो है अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। यानी कुछ अक्टूबर में होती है, कुछ नवंबर में होती है। लेट वैरायटी की जो फसल है वो दिसंबर तक में भी बोई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है इनको। ये तो बुवाई का समय है। यहाँ से पूछ सकता है रबी की फसलों की बुवाई का समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक। और कटाई का समय है क्या है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य तक ये इनकी कटाई हो जाती है। अप्रैल से चालू हो जाती है, अप्रैल और मई में हो जाती है। जो बची कुछ फसल है वो जून तक चलती है, कटाई होती रहती है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग समय में फसल पकती है, इसलिए ये जून तक का समय माना गया है। इसके बाद है, और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? देखिए, इसमें गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये कुछ प्रमुख रबी फसलें हैं जो कि शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में रबी की फसलों के अंतर्गत इनकी बुवाई की जाती है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य कौन कौन से? अब रबी की फसलें कहाँ कहाँ बोई जाती हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो है ये फसलें बोई जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो है गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ये जितने यहाँ पर दिए गए हैं राज्य, ये यहाँ पर इनका उत्पादन होता है, गेहूं का होता है और अन्य रबी की फसलें उनका होता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। यानी शीतोष्ण पश्चिमी जो विक्षोभ आते हैं, उनसे जो वर्षा होती है, शीतकाल में जो वर्षा होती है, वो इन फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, उपयोगी होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान के कुछ भागों में जो हरित क्रांति जो है चलाई गई थी 1966 और 67 में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति जो है 1966 और 67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कृषि से संबंधित एक क्रांति है जिसमें आधुनिक प्रणाली से खेती की जाती है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस दशक में जो है हरित क्रांति के कारण जो है इन राज्यों में अधिक पैदावार हुई थी कुछ फसलों में। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था, यानी भारत में ये हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, जिसमें विशेषकर गेहूं और चावल आता है, के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। हरित क्रांति के उद्देश्य: पहला है लघु उपज के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। दूसरा है दीर्घ अवधि के लिए। दीर्घ
कालीन उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। अगला पॉइंट है रोजगार, कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। और चौथा वैज्ञानिक अध्ययन, स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। पांचवा कृषि का वैश्वीकरण, गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहन करना ताकि कृषि क्षेत्र का जो है वैज्ञानिक वैश्वीकरण हो सके, पूरे विश्व में जो कृषि का प्रचलन हो सके। इस प्रकार से जो है ये कृषि हरित क्रांति के जो उद्देश्य थे वो इसमें शामिल थे। अब आइए जानते हैं जो हरित क्रांति के जो प्रमुख लाभ हैं वो क्या हैं। पहला लाभ है अधिक उत्पादकता वाली प्रजातियों का बोया जाना। दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग करना। तीसरा है कृषि का यंत्रीकरण करना। और चौथा है कृषि अनुसंधान है तो अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करना। अगला है फसलों की सुरक्षा के लिए रासायनिक कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों का प्रयोग करना। छठा है भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। सिंचाई है तो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना। गहन कृषि जिला कार्यक्रम संचालित किया गया। लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया। और खेती केवल निर्वाह के लिए न होकर व्यावसायिक दृष्टि से यानी वाणिज्यिक दृष्टि से भी की जाने लगी। ये हरित क्रांति के कुछ प्रमुख उद्देश्य और लाभ या महत्व हैं। अब आइए देखते हैं, अपने पाठ को कंटिन्यू करते हैं। ये तो बात हुई है रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। रबी के फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, अब खरीफ क्या होता है? खरीफ की फसलें जो हैं जून और जुलाई में उनकी बुवाई होती है। आइए पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ, जब मानसून आ जाता है, अब मानसून कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह में आता है। बोई जाती हैं, यानी जून जुलाई में ये फसलें बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। यानी जैसे ही बरसात शुरू होती है, वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में इन फसलों की जो है बुवाई होती है और शीत ऋतु से पहले इनकी कटाई हो जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं इसमें चावल, कौन सी फसल है? मुख्य फसल कौन सी है? चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर जिसको अरहर कहते हैं, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली है और सोयाबीन शामिल है। जो मूंग है, ठीक है, मूंग और उड़द ये फसलें जो जायद की फसलों के भी अंतर्गत शामिल होती हैं, ठीक है बच्चों, और खरीफ की फसलों के भी अंतर्गत शामिल होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में, विशेषकर जो कोंकण तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर की जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। विशेषकर ये खेती जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अधिकतर की जाती है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है चावल की सर्वाधिक खेती कहाँ, किस राज्य में की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में की जाती है, ठीक है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है चावल है। दूसरे नंबर पर गेहूं आता है। दूसरे नंबर पर गेहूं आता है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें, अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है बच्चों। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें ली जाती हैं। अब वो फसलें कौन कौन सी है? धान की फसलें ही हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे औस है, अमन है, बोरो है, ये फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। ये धान की वैरायटियाँ हैं, तो इन वैरायटियों की फसलें जो हैं धान की बोई जाती हैं। 3 बार फसलें होती हैं, एक साल में 3 बार जो है धान काटा जाता है। और कौन कौन सा? आज से, अमन है, बोरो है। तो इनके नाम ध्यान रखना बच्चों, परीक्षा में प्रश्न कोई पूछा जा सकता है। रबी और खरीफ फसल
ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। यानी खरीफ और रबी की फसल के बीच का जो समय होता है उसमें जो फसलें बोई जाती हैं, यानी शीत ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच में जो समय होता है ग्रीष्म ऋतु का यानी गर्मी का, तो जब गर्मी में जो फसल बोई जाती है उसको हम जायद की फसल कहते हैं, जो कि अप्रैल से जून के मध्य में बोई जाती है। ऐसी फसल को हम जायद फसल कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो गन्ना भी एक प्रकार से जायद की ही फसल हुई, यानी जायद के मौसम वर्षा गर्मी के मौसम में बोई जाती है। तो बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके आगे को भाग को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।